द चैप्टर इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर मिला के आपके कम से कम 12 से 14 मार्क्स कंटेन करते हैं, 12 to 14 मार्क्स कंटेन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सो कमिंग टू द लेक्चर, और देखते हैं क्या है। मेरी बात समझना, जब मैं बात करता हूं एग्रीगेट डिमांड की, ठीक है, जब मैं बात करता हूं एग्रीगेट डिमांड की तो क्या होता है, दो बातें हैं। देखो, एक होगा एग्रीगेट डिमांड और एक होगा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होगा। अभी है जो हम बात करेंगे वो होगा एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। अभी जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। ठीक है, और समझते हैं क्या है ये एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C प्लस I प्लस G प्लस E माइनस एक्स, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इन चारों को हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड आ जाता है। ठीक है, ये चार सेक्टर है। एक क्या है, एक का नाम है एक का नाम है कंजम्पशन, एक का नाम है इन्वेस्टमेंट, एक का नाम है गवर्नमेंट और एक का नाम है नेट एक्सपोर्ट। तो इन चारों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। मतलब क्या हुआ, आपके देश में कौन कौन कितना खर्च कर रहा है ना, कंजम्पशन में तुम कितना खर्च कर रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है फर्म द्वारा, कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, कितना तुम नेट एक्सपोर्ट में खर्च कर रहे हो, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में खर्च कर रहे हो। तो ये चारों सेक्टर को मिला के क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में इतना नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ देखना है क्या एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। सर, एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिला के होता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिला के क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है। ठीक है, दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। बस दो ही सेक्टर जानना है हमें और नहीं जानना। किन्स ने जो कहा था वही हमें जानना है, किन्स को ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, और समझते हैं क्या होता है। किन्स कौन है सर, किन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्सिमम थ्योरीज उन्होंने दिया है, किन्स ने ही मैक्सिमम थ्योरीज दिया है। ठीक है, और देखते हैं, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में, वन अकाउंटिंग ईयर में जितना लोग खर्च करते हैं, जितना लोग खर्च करेंगे वन अकाउंटिंग ईयर में, कहाँ खर्च करेंगे सर, गुड्स एंड सर्विसेज में करेंगे। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें जो लोग खर्च करेंगे, प्लानिंग किया नहीं है, एक्चुअल नहीं है, प्लानिंग टू, यानी कि एक साल जितना खर्च करोगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। सर, क्या कहेंगे उसको, एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। ठीक है, आगे मूव करें। ठीक है सर, नो अब क्या, एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर willing to incur during a given period of time. It means AD and aggregate expenditure means the same. आप जो aggregate demand कहते हैं या aggregate expenditure कहते हैं, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। aggregate demand बोलो या aggregate expenditure बोलो, एक ही चीज है, इकोनॉमी उसी को समझती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये पढ़ जाना, इसको देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। नो, अब क्या है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड सर, मैंने आपको कहा ना एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है। पहला तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हाउस होल्ड, उसको जो हाउस होल्ड होते हैं ना, वो जो खर्च करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो लोग करेंगे, एक तो क्या करेगा, हाउस होल्ड करेगा, और एक करेगा कौन, एक करेगा एनटीओ या एनपीओ। यानी कि मेरी बात समझना, जो तुम खाते हो या जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खर्च करता है, उनको हम मिला के कहते हैं क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, उनको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं सर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है सर, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया जो फर्म करता है, कोई भी खर्चा जो फर्म करेगा उसे हम एक्सपेंडिचर, आई मीन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं।
ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, जो गवर्नमेंट करती है हमें सीखना भी नहीं है सर, ठीक है, हटाइए। नेट एक्सपोर्ट क्या है सर, हमें सीखना ही नहीं है। जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे खर्च करते हैं उसे हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या देखो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब देखो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है ना, शेड्यूल है ना, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है। तो क्या है देखो, मेरी बात समझना, इनकम तुमने कमाया, शुरुआत में क्या होगा, इनकम नहीं होता है। आप जानते हैं शुरुआत में क्या होता है, इनकम नहीं होता है, इनकम है ही नहीं, लेकिन क्या हुआ, खर्च तो होगा। आज मान लो मैंने कोई इनकम नहीं कमाया, क्या हुआ, खा के तो आए हैं, आज तो खाना खाए हैं ना हम, यानी क्या हुआ, हमने पास्ट इनकम से पैसा खर्च किया होगा। इट मींस क्या हुआ, इसको कहते हैं क्या, डिस सेविंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिस सेविंग्स कहते हैं। जो हम पास्ट सेविंग्स निकालते हैं ना, पास्ट इनकम में जो खर्च होता है वो उससे निकालते हैं, उसको कहते हैं डिस सेविंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिस सेविंग कहते हैं उसको, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो तुम जीरो इनकम में भी 40 रुपया खर्च कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा जब इनकम इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, 100 रुपया हुआ, तुमने अपना कंजम्पशन भी इंक्रीज किया, करोगे ना, ठीक है। तुमने फिर से इंक्रीज किया, फिर से इंक्रीज किए, तुमने फिर से इंक्रीज किया, फिर से इंक्रीज किए, तुमने फिर से इंक्रीज किया, फिर से इंक्रीज किए। तो यानी क्या हुआ, जैसे जैसे तुम्हारा इनकम इंक्रीज होता जाता है तुम्हारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाता है। लेकिन मेरी बात समझना, जो जो अमीर लोग होते हैं ना, वो अमीर कैसे बन जाते हैं, जो अमीर इंसान होते हैं वो इंसान और अमीर कैसे बन जाते हैं सर, हाउ द रिचर बिकम मोर रिचर। होता क्या है, जो लोग अमीर होते हैं उनका खर्चा क्या होता है, एक लिमिट होगा ना। अब सोना का कोई बिस्किट खाएगा तो क्या होगा, सोफा भी है, उसके पास एयर कंडीशन भी है, सब कुछ है, तो क्या करेगा, उसका जितना इनकम हो रहा है उस रिस्पेक्ट में वो खर्च नहीं कर रहा। तो क्या होता है, इनकम बचता है उसका, तो फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट होता है, फर्दर इन्वेस्टमेंट से फिर वो कमाता है पैसा, तो कमाता है, फिर इनकम का सोर्स हो गया। इनकम तो वही है, आई मीन कंजम्पशन तो वही है, ठीक है। तो क्या होता है, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका इनकम तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ के बाद, इस लेवल के बाद, यहाँ पे जब आपका इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आपका इनकम ज्यादा हो रहा है, कंजम्पशन रिस्पेक्टिवली कम होने लगा ना। 600 रुपए इनकम कमा रहे हैं, 520 रुपए खर्च कर रहे हैं। और यहाँ तुम देखो, तुम कुछ नहीं कमा रहे थे लेकिन तुम्हारा खर्चा था, यानी कि जैसे जैसे हम इनकम कमाते हैं हमारा कंजम्पशन का रेशियो इनकम के रिस्पेक्ट में कम होता जाता है, ठीक है। आओ समझते हैं क्या है। अब हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को 20 पे रखा है। इन्वेस्टमेंट किस पे रखा है, 20 पे, कांस्टेंट। हमने इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करना जी, इन्वेस्टमेंट जो है वही है। क्यों सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है उसको कांस्टेंट रखने का एक ही एजम्पशन है, दैट हम जो है इनकम के हिसाब से कंजम्पशन को शो करना चाहते हैं कि मेरे इनकम के हिसाब से कंजम्पशन क्या भाग रहा है, कैसे भाग रहा है ना। हमने सारा पैसा जो कमाया कंजम्पशन में लगा दिया, जो पैसा कमाया कंजम्पशन में लगा दिया। हमने क्या किया हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं किया, इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा हुआ है। जो पहले इन्वेस्ट कर रहे थे आज भी वही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट क्यों रखे हैं, क्योंकि हमको इफेक्ट दिखाना है कंजम्पशन का, इनकम से कंजम्पशन का इफेक्ट दिखाना है, ठीक है। आओ समझते हैं क्या है। अब क्या हुआ देखो, 40 + 20 60 हो गया, AD C + I है ना। नो 120 + 20 is 140, 220 220, 280 20 300, 360 20 380, 440 20 460, 520 + 20 540। ये क्या है, ये है एग्रीगेट डिमांड। वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है, कंजम्पशन है। तो ये क्या है, आपका टेबल है, आप इसको अच्छा से देखिए, समझिए। नो तो ये आप समझ में आ गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, ये देखो स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हाँ आप मेरी बात समझना, एक एक समझते हैं यहाँ से। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या होगा, स्लोप क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा सर, क्योंकि आपका जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाएगा सर, ठीक है। नाउ अब देखो क्या होता है, मेरी बात समझना,
ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो, जीरो में स्टार्ट हुआ था और ये जो यहाँ पे आया, ये जो पोर्शन तुम देखे, जहां से आपका कंजम्पशन स्टार्ट हुआ है वहां तुम देखो, तो जहां से कंजम्पशन स्टार्ट हुआ है तो उस बीच का जो गैप बना ना, इस गैप को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सी बार। इस गैप को हम कहते हैं सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व और सी प्लस आई कर्व। तो देखो क्या हुआ, एडी कर्व हमेशा याद रखना, हमेशा एडी कर्व जो होगा वो हमेशा याद रखना इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन से ऊपर जाएगा। मींस एडी कर्व हमेशा यहां से ऊपर जाएगा, एडी कर्व हमेशा कंजम्पशन कर्व के ऊपर बनेगा, क्योंकि कंजम्पशन कर्व में इन्वेस्टमेंट ऐड होगा तब जाके एडी बनता है, इसीलिए हमेशा ऊपर बनेगा ये। ठीक है, स्लोप ऑफ एडी कर्व, एडी कर्व का स्लोप क्या होगा, अपसाइड मूवमेंट होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि कंजम्पशन कर्व के भी ऊपर जाएगा, ये कंजम्पशन कर्व के भी ऊपर जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कंजम्पशन कर्व के भी ऊपर जाएगा ये। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नो, अब है क्या, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको, ये जितनी बातें हैं आपको समझ में आ गई। चले आगे नो, अब क्या है एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड होता है वैसे एग्रीगेट सप्लाई है। हम खरीदे तो सामने वाला बेचेगा, तो सामने वाला जब बेचेगा तो क्या कहेंगे, उसको एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो ये बात समझना, एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो क्या होता है, हम या तो खाएंगे कंज्यूम करेंगे या हम सेव करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, सी प्लस एस होता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, सी प्लस एस होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है। ठीक है, नाउ एक बात और समझना, एस जो होता है वो क्या होता है, इनकम के इक्वल होता है। इनकम क्या होता है सर, व्हाट इज इनकम? मेरी बात समझना, जितने लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं सामान, तो बेचेंगे तो क्या होगा, इनकम होगा। तो यहाँ पे जो वाई है, इनकम जो है, हमेशा याद रखना वाई फॉर इनकम होता है, तो वो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा, क्योंकि आप देश के लेवल पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा सर। तो एस इक्वल्स टू वाई और नेशनल इनकम, तो एस इक्वल्स टू सी प्लस एस ये, एंड एस इक्वल्स टू वाई, ये दो इक्वेशन याद रखना। ठीक है, नाउ अब तुम समझो क्या है बात को, मैं क्या कह रहा हूं, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द producers are willing to supply, producers are willing to supply in an economy in a given period of time। ठीक है, तो एक इकोनॉमी में जितना तुम विलिंग करते हो, ये याद रखना, एक्चुअल में सेल नहीं कर रहे, विलिंग में कर रहे हो। एक साल में तुम जितना सेल करने का प्रयास कर रहे हो, एक साल के अंदर तुम जितना सेल करने का प्रयास कर रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। ठीक है, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मस्ट बी नोटेड दैट एएस रेफर्स टू ओनली टू प्लान्ड प्रोडक्शन। प्लान्ड एक्चुअल में नहीं होता, प्लान्ड या डिजायर्ड आउटपुट, कितना हम कर सकते हैं, हाउ मच, कितना तुम कर सकते हो, ये क्या कहलाएगा, ये एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगा सर। ठीक है, when aggregate supply is expressed in physical term, जब aggregate supply physical term में express होता तो क्या होता है, it refers to total output of goods and services in an economy। ठीक है, we know that value of total output is distributed to factors of production in the form of rent, wages, interest and profit। ठीक है, तुम जानते हो, पहले से जानते हो, नेशनल इनकम जानते हो कि क्या होता है, आपका जो पैसा आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, अमंग रेंट, अमंग वेजेस, अमंग इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये क्या है, आपका नेशनल इनकम होता है। इस बात को याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई ही क्या है, नेशनल इनकम होता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसको पहुंच जाना, टेक द स्क्रीनशॉट, ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट।
ठीक है। नाउ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन क्या है ये बात समझना। कंजम्पशन फंक्शन बोलो या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलो, कंजम्पशन फंक्शन बोलो या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलो, दोनों एक ही बात है ना। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलो या कंजम्पशन फंक्शन बोलो, दोनों एक ही बात है। यहां तक बातें समझ में आ गई आपको? चलिए आगे। जी चलें आगे, बातें समझ में आ गई आपको? चले ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन बोलो या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलो, क्या होता है मेरी बात समझना। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। C इक्वल्स टू एफ वाई। तो कंजम्पशन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि क्या हो गया, कंजम्पशन जो है वो क्या डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इनकम पर। फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम, फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इनकम, यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना। Consumption expenditure refers to that portion of income which is spent on the purchase of goods and services at the given level of income. ऐसा इनकम का पोर्शन जो तुम कंजम्पशन करते हो, इनकम का वो पोर्शन जो तुम कंज्यूम करते हो, उसे हम कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि फंक्शन ऑफ इनकम। नाउ आगे चलते। तो कंजम्पशन फंक्शन represents the willingness of household to purchase goods and services at a given level of income during a given time of period। ठीक है, और सीख लिया सर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जो मेन चीज है वो आपके सामने है, देख रहे हो दया, क्या है ये? दया देखो ना, इनकम है और कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन पहले भी तो दिया हुआ था आपको, the same consumption was given to you before also। तो इनकम भी दिया है, कंजम्पशन भी दिया है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। ये इनकम है, वो कंजम्पशन है। इस बेसिस पे हम कैसे काम करेंगे आओ समझते हैं। क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन में, क्या क्या काम करेंगे आओ समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टेबल, देखो क्या है ये बात समझना। ठीक है, मैं समझाता हूं तुमको। ओके, यस देखो दो बातें हैं। एक बात का नाम है क्या, एक बात क्या है, टू टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी, एंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एमपीसी। तो एपीसी और एमपीसी दो तरीके होते हैं जिससे कि हम इनकम के साथ कंजम्पशन का रिलेशनशिप बताते हैं, एपीसी एंड एमपीसी। अब एपीसी और एमपीसी क्या होता है सर, आओ समझते हैं। एमपीसी और एपीसी क्या होता है, सुन लो फिर से बात। हम जब रिलेशनशिप बता रहे हैं ना, तो क्या है, एक है क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक है क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दो बातें हैं। तो अब एपीसी क्या है आओ समझो। ठीक है, देखो क्या है, देखो क्या है एपीसी क्या है, जब हम कंजम्पशन और इनकम का एवरेज निकालते हैं, कंजम्पशन और इनकम का एवरेज, तो 40 बाय 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो कोई भी इसका मेजरमेंट नहीं आएगा। ठीक है सर, तो 120 बाय 100 करने से क्या हो जाएगा 1.2, देन 200 बाय 200, देन 280 बाय 300, देन 360 बाय 400। तो ये आपका नंबर्स आता चला गया ना। तो ये देखो, जब हम एवरेज कर रहे हैं, कैसे, किसका एवरेज कर रहे हैं, एपीसी इक्वल्स टू सी बाय
वाई का, सी बाय वाई का जब हम एवरेज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो उसको कहते हैं एपीसी कहते हैं। अब एपीसी क्या होता है, देखो जितना लोअर वैल्यू आएगा, जितना कम कम वैल्यू आएगा, जितना लोअर वैल्यू आएगा उतना ज्यादा अच्छा है। कैसे सर अच्छा है, तो देखो 360 by 400 है ना, तुम कितना कंज्यूम कर रहे हो, 360 कंज्यूम कर रहे हो 400 कमाने पे। यहां कुछ भी कमाए नहीं थे, 40 खर्च कर रहे थे, यानी कि जितना कम एपीसी आएगा उतना ज्यादा समझो तुम क्या कर रहे हो, तुम इनकम का कंजम्पशन कर रहे हो। मतलब क्या हो, वही बात समझो, यहाँ पे क्या था 120 खर्च कर रहे थे और तुम इनकम कमा रहे थे 100 रुपया, यहां तुम 200 खर्च कर रहे हो, 200 कमा रहे हो। यहां पे क्या होते जा रहा है, जैसे जैसे तुम्हारा कमाई इंक्रीज करता जा रहा है तुम्हारी वैल्यू कम होती जा रही है, जैसे जैसे तुम्हारा इनकम इंक्रीज करता जा रहा है तुम्हारी एपीसी की वैल्यू कमजोर होती जा रही है। जितना कमजोर वैल्यू होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितना कमजोर वैल्यू होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, हम समझते हैं तो क्या होता है। देखो क्या है, देखो क्या है देखो यहाँ पे क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाँ क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income। हाँ, तो एपीसी क्या हो जाएगा, एपीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एपीसी इक्वल्स टू हो जाएगा कंजम्पशन बाय इनकम, वाई बाय सी बाय वाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेबल क्या क्या है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। यस, तो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहां देखो, दिस इज द ब्लैंक शीट। ठीक है, तो तुम देखोगे अगर तो ये क्या आ रहा है, जितना तुम नीचे जाओगे जितना तुम्हारा वैल्यू कम होता जा रहा है, इट मींस दैट तुम क्या होता जा रहा है, इनकम इंक्रीज होता जा रहा है, इनकम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और जब तुम इसका वैल्यूएशन करोगे ग्राफ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपीसी में, तो क्या है, एपीसी इज मोर देन 1, एपीसी 1 से ऊपर होगा तो क्या होगा, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम। जब भी एपीसी क्या होगा, सी बाय वाई जो है वो क्या है, 1 से ऊपर है, 1.2 आया था ना, तो 1 से ऊपर होगा तो क्या होगा, हाँ तो वो क्या होगा, एपीसी अगर 1 से ऊपर होगा तो क्या होगा, कब होगा, वो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले होगा। जो ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब 200 रुपया खर्च किए थे, कब किए थे, 200 रुपया इनकम कमाए थे तो किए थे ना, तुमने 200 रुपया खर्च किया था, 200 रुपया कमाया था तो किए थे ना, तो तुम क्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर दैट ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमेशा आपका कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम के रिस्पेक्ट में। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले आपका कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम के रिलेशन में। नाउ एपीसी इज इक्वल टू 1, एपीसी क्या होता है 1, कब होगा, जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जब 200 इक्वल टू 200 हो जाएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा सर, जब 200 इक्वल टू 200 होगा तो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा सर। नाउ एपीसी इज लेस देन 1, एपीसी क्या है, लेस देन 1 होगा। एपीसी लेस देन 1 कब होगा, एपीसी इज लेस देन 1 कब होगा, जब आप ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड चले जाएंगे, जब आप ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड जाएंगे तो क्या होगा, एपीसी इज लेस देन 1 हो जाएगा। जब आपका कर्व ऐसा होगा ना सर, देखो ना मैंने बताया भी है पहले, ये आपका कंजम्पशन कर्व है, ठीक है। अब आपका ये देखो, ये आपका इनकम कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पे जहां पे आपको जहां पे मिड पॉइंट मिलेगा ना, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, वही आपका क्या हो जाएगा, वही पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसके पहले एपीसी इज मोर देन 1 है,
इसके बाद एपीसी इज लेस देन 1 है। यही है, यही कहानी है सर, है ना, दैट इज द कहानी। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या देखो, देखो देखो क्या है, एपीसी इज लेस देन 1, मैंने बता दिया कब होता है, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे तुम इनकम कमाओगे एपीसी कम होगा, जितना एपीसी कम है उतना ज्यादा तुम्हारा, तुम सरप्लस में हो। एपीसी कम होना मतलब तुम सरप्लस में हो, एपीसी ज्यादा होना मतलब तुम उतना ही ज्यादा निगेटिव में हो, है ना, उतने ज्यादा क्या है तुम डेफिसिट में हो। ठीक है, एपीसी कम होने का मतलब तुम ज्यादा अच्छा हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता सर, कैसे हो जाएगा जीरो? एपीसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता। जीरो होने के लिए क्या करना होगा, जीरो होने के लिए क्या होगा, देखो एपीसी इक्वल टू जीरो कब होगा, एपीसी इक्वल टू जीरो तब होगा, एपीसी इक्वल टू जीरो तब होगा जब सी बाय वाई होगा, और क्या है, ये क्या है, जीरो बाय मान लो 100 हो जाए, है ना। अगर हमने 100 रुपया इनकम कमाया, 0 रुपया खर्च किया, तब जाके ना जीरो होगा। जीरो किसी से भी जीरो को तुम डिवाइड करो जीरो होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कंजम्पशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कंजम्पशन तो तुमको करना ही होगा ना। तो कंजम्पशन जब जीरो हो ही नहीं सकता, तो क्या एपीसी जीरो हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता सर, हमेशा एपीसी का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये आपका हमेशा 40 भागा 100 था, सॉरी 40 भागा 0 था, 40 भागा 0 था, फिर क्या था 120/100 था। तो ये जो सिस्टम है, ये जो पूरी कहानी है, ये आपका कभी भी एपीसी को जीरो ला ही नहीं सकता। एपीसी को जीरो लाने के लिए कंजम्पशन को जीरो होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चले आगे। अब क्या देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू रेशियो इन चेंज। अच्छा अब देखो क्या हुआ, अभी तक तुम खेल रहे थे क्या, एपीसी एपीसी खेल रहे थे, अब हम खेलेंगे क्या, हम अब जो देखेंगे वो क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एमपीसी क्या होता है सर, व्हाट इज एमपीसी? ये होता है क्या, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम होता है, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम होता है। एमपीसी क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम, ये याद रखना, यही है इसका डेफिनेशन। चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम, इसी का ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये शो कर रहा है इसका डेफिनेशन। मतलब क्या हुआ, एमपीसी क्या है, एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, चले आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एमपीसी, क्या क्या पॉइंट्स है एमपीसी के, मेरी बात समझना, क्या क्या पॉइंट्स है एमपीसी के, मेरी बात समझना। वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1। एमपीसी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में जाएगा, 1 से ऊपर नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा, मेरी बात समझना, कैसे नहीं होगा? ये देखो क्या है, तुम्हारा इनकम है, ये कंजम्पशन है, ठीक है। ये देखो, जब तुम इनकम नहीं कमाए थे, तो क्या हुआ था, कंजम्पशन क्या हुआ था 40। जब इनकम तुम 100 कमाए थे, कंजम्पशन क्या हुआ था 120। जब तुमने 200 कमाया था 200 हो गया था, 300 कमाया तो क्या हुआ 280 हो गया था, 400 कमाया तो क्या हो गया 360 हो गया था, और 500 कमाया तो कितना हो गया था 440 हो गया था, 600 कमाया तो क्या हो गया 600, जब 600 कमाया तो क्या हुआ 520 हो गया था। तो जब तुमने ये कमाया तो कंजम्पशन ये हो गया ना, कंजम्पशन ये हुआ ना। अब तुम देखो क्या हुआ, चेंज। तो कैसे होगा चेंज, यहां देखो क्या हुआ, चेंज कैसे चेंज होगा,
पहले तो क्या होगा, डैश, कुछ नहीं। अब क्या हुआ, यहां से यहां चेंज किए, कितना चेंज हुआ, यहां से यहां चेंज किया, कितना चेंज हुआ, 80। तो 80 और यहां से यहां चेंज किया, कितना हुआ, 100। तो 80/100 क्या हो गया, 0.8। यहां से यहां कितना हुआ, 80, और यहां से यहां कितना हुआ, 100, 0.8। तो यहां पे इस केस में, इस क्वेश्चन में जब मैं ले रहा हूं, इस क्वेश्चन में जब मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में हर जगह 0.8 ही आ रहा है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.8 का ही हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, 0.8 का ही हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि 0 और 1 के ही बीच में आएगा, 0 और 1 के ही बीच में आएगा, 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता, या 1 से ऊपर भी नहीं हो सकता है आपका। अब क्या है, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। एमपीसी हमेशा पुअर का ज्यादा होगा रिच के मुताबिक। क्यों? क्योंकि रिच जो है वो अपने इनकम का बहुत कम प्रोपोर्शन कंज्यूम करेगा। सपोज करो कि अगर कोई आदमी 1 लाख कमाता है और वो खर्च करता है सपोज को 70,000 रुपया, अगर ये इंसान 5 लाख रुपया कमा ले, कितना खर्च करेगा वो, 1,50,000 खर्च कर देगा। कितना कर देगा, तो 1 लाख जब तुम कमा रहे थे, 70,000 खर्च कर रहे थे, आज तुम 5 लाख कमा रहे हो तो 1,50,000 खर्च कर रहे हो। इट मीन्स क्या हुआ, यहां पे तुम देखोगे इसका जो इनकम है वो 4 लाख से इंक्रीज किया, लेकिन कंजम्पशन क्या हुआ, कंजम्पशन 75 to 80,000 से इंक्रीज किया है ओनली। इसका मतलब यह हुआ कि अमीर इंसान का हमेशा क्या होगा, हाँ, एमपीसी कम होगा इन रिस्पेक्ट टू गरीब इंसान। कैसे सर, मान लो रिक्शा वाला है, 500 रुपया कमाया, 400 रुपया खर्च किया, अब वो 600 कमाएगा, वो कितना खर्च करेगा, 500 रुपया खर्च करेगा। तो इसका रेशियो तुम देखोगे ना, तो जब तुम परसेंट निकालोगे, तो इसका परसेंट और इसका जब परसेंट निकालोगे, यू विल फाइंड कि एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन द रिचर सेक्शन। ठीक है, चले आगे, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी फॉल करता है हर सक्सेसिव इनकम के इंक्रीमेंट होने पर, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होने पर, है ना। एमपीसी फॉल करता है इनकम के कमाने पर। तुम जितना कमाओगे उतना तुम्हारा एमपीसी फॉल करता जाएगा, उतना तुम्हारा एमपीसी क्या होता जाएगा, फॉल होता जाएगा। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडी। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एडी, है ना। और समझते हैं क्या है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। आप जानते हैं इस बात को कि सी प्लस आई होता है सर, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है सर। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि आपको मैंने कहा है 2 ही सेक्टर है, कंजम्पशन करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। अगर इनकम का लेवल 0 भी है तो आपका कंजम्पशन क्या होगा, 40 होगा ना, मिनिमम तो कंजम्पशन होगा ही। तो क्या है, इसीलिए आपका कंजम्पशन 0 से नहीं, आपका कंजम्पशन समवेयर इन द पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होगा, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, इसका कर्व तुम बनाओगे तो ऐसे बनेगा। देखो जब तुम बनाओगे इसका कर्व तो ऐसा बनेगा। ठीक है, कर्व कैसे बनेगा, देखो दिस इज योर इनकम कर्व। ये बात समझना, यहां पर लिखना इनकम, यहां लिखना एग्रीगेट डिमांड, यहां लिखना कंजम्पशन, और यहां लिखना, जस्ट अ मिनट मैं फिर से बनाता हूं। देखो ये देखो, ये है, यहां पे लिखना इनकम, ठीक है, यहां लिखना 0, यहां लिखना y। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, यहां पे क्या क्या लिखोगे, एडी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये 3 बातें लिखना, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, 3 बातें यहां लिखना। अब क्या होगा, देखो ये तुम्हारा क्या है, यहां से इन्वेस्टमेंट जाएगा, इन्वेस्टमेंट का कर्व या लाइन यहां से जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, कंजम्पशन का कर्व आपका यहां से जाएगा,
ठीक है, और एडी का कर्व यहां से जाएगा। जो मैंने आपको डेटा दिया हुआ उस डेटा के अनुसार आप बनाएंगे इसको। उस डेटा के अनुसार बनाओगे तो यू विल फाइंड कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का कर्व है यहां से स्ट्रेट जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 20 पे फिक्स है ना, वो 20 पे फिक्स है, 20 पे फिक्स है ना वो, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, अच्छा कंजम्पशन कर्व क्या होगा, वो 40 से तो स्टार्ट ही होगा, तो यहां से स्टार्ट होगा। एडी कर्व क्या होगा, और ऊपर से स्टार्ट होगा। क्यों सर? क्योंकि एडी क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट करोगे तब एडी आएगा। यहां पे सी प्लस आई होता है तब एडी आता है, राइट, सी प्लस आई होता है तब एडी आता है। तो क्या हो गया, देखो हमेशा याद रखना एडी क्या है, एडी इज पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व। एडी हमेशा पैरेलल होगा किसके, कंजम्पशन कर्व के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये बात नई बात समझना, ये आपका हमेशा पैरेलल होगा इसके। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट ऐड होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। 20 है ना, तो इसका डिस्टेंस हमेशा 20 से डिफरेंस रहेगा, इसीलिए तो पैरेलल होगा, तो पैरेलल इसीलिए होगा, ठीक है। यू नीड सम ब्रेक, मैं ब्रेक के बाद जस्ट लौटता हूं, आप अच्छा से इसको देखिए, समझिए, खुद से बनाइए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए मुझे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना, या इसको हम कहेंगे कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे सर, ठीक है। नाउ अब मेरी बात समझना क्या होता है, ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, बोलेंगे इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्या, इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है। इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो क्या हुआ, यहां देखो, मेरी बात समझना क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, C इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, C इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, Fy, ये क्या है, कंजम्पशन, ठीक है, इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप विथ इनकम, ये क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप, और ये क्या है, इनकम, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई आपको, फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट देखो इसको और समझने का प्रयास करो। आगे चले, इन पॉइंट्स देखो क्या है, मेरी बात समझना, ठीक है। आप इसको डिवाइड किए क्या, फटाफट कितना कितना आएगा, 9.93 आएगा, देन 0.90 आएगा, बाकी कर लेना ना, इसको फटाफट कर लो इसको, ठीक है। देखो क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्या है, देखो एपीसी इज मोर देन 1, एपीसी क्या है, मोर देन 1 है, एपीसी क्या है, मोर देन 1 है। कब होगा सर ऐसा, ऐसा तब होगा जब आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब होगा ना, तब क्या होगा, तब आपको एपीसी क्या मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा। खर्च कर रहे हैं 40, यहां देखो, खर्च कर रहे हैं 40, इनकम है 0, खर्च कर रहे हैं 120, इनकम है 100। तो जब क्या होगा, जब आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, उस समय क्या होगा, उस समय आपका, जिस समय ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा उस समय क्या होगा, आपका एपीसी क्या होगा,
बड़ा होगा 1 से ग्रेटर होगा वो, ठीक है। आगे मूव करो। नाउ बी नंबर एपीसी इज इक्वल्स टू 1। एपीसी क्या है? एपीसी क्या है? 1 का इक्वल है, 1 से इक्वल है। कब होगा ऐसा? जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना, जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाएगा। जहां 200 था, 200 जहां था वहां पे क्या था? इक्विलिब्रियम पॉइंट था, तो एपीसी इक्वल टू 1 हो जाएगा सर। एंड इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे नो ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपका कंजम्पशन और इनकम सेम हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, आपके इकोनॉमी में ना तो बचत हो रहा है ना ही ओवर कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। नाउ आगे मूव करते हैं। सी नंबर एपीसी इज लेस देन 1। एपीसी 1 से कम हो जाए, कब होगा? जब इनकम इंक्रीज करेगा, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होगा? आपका एपीसी फॉल कर जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो यहां लिखो when income moves beyond break even point, ठीक है। जब आपका इनकम ब्रेक इवन पॉइंट से आगे निकल जाए तो क्या होगा? एपीसी 1 से कम हो जाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। डी नंबर क्या है? एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम when APC falls with increase in income। जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता जाएगा, एपीसी फॉल करता जाएगा। यही कारण है कि अमीर इंसान और अमीर बनता है। बिकॉज मान लो क्या हुआ, एक रिक्शा वाला है, मान लो वो क्या 600 रुपया कमाता है। अब एक रिक्शा वाला 600 रुपया कमाता है, कितना खर्च करेगा वो? 500 रुपया खर्च करेगा, 550 खर्च करेगा, 600 रुपया खर्च करेगा, है ना। बेसिक नीड तो होता है ना कुछ। और जो इंसान डेली का 1 लाख कमा रहा है वो कितना खर्च करेगा? 5000, 6000, 7000 बहुत हो गया एक दिन में खर्च। 10,000 खर्च कर देगा एक दिन में, और क्या करेगा? तो जो इंसान 1 लाख रुपीज पर डे कमा रहा है उसका कंजम्पशन 10% भी नहीं है। और जो इंसान 500, 600, 700 रुपया कमा रहा है उसका कंजम्पशन 90% तक जा रहा है। तो उसके यहाँ बचत कहां से आएगा? तो एक अमीर इंसान इसलिए अमीर बन जाता है क्योंकि उसके पास इनकम का सोर्स ज्यादा है और वहां कंजम्पशन कम हो रहा है उसके पास, है ना। दैट इज द रीजन जो मैंने आपको सिखाया। ये सीखो यहाँ पे, ये देखो, जैसे जैसे आप इनकम कमाते जाते हैं, है ना, आपका बचत ज्यादा है। यहाँ देखो हाईएस्ट है, 600 रुपया कमा रहे हो, 520 खर्च कर रहे हो, 80 रुपया का बचत है। यहाँ पे 500 रुपया कमा रहे हो, 440 का बचत है, 60 का बचत हो गया। 440 का कंजम्पशन है, 60 का बचत हो गया। तो क्या है ये, क्या शो कर रहा है? जैसे जैसे आप इनकम कमाएंगे वैसे वैसे आपका एपीसी फॉल करेगा। अमीर इंसान का एपीसी अमीर इंसान का एपीसी कम होता है इन रिस्पेक्ट टू गरीब इंसान का, ठीक है। आगे मूव करें, चलें आगे। यस सर, चलें आगे। नो तो क्या होता है, देखो मेरी बात समझना। अगर ग्राफ के माध्यम से सीखना सीखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये 0 है, ठीक है, और ये इनकम है, ये कंजम्पशन है, ठीक है। नो अब मान लो यहां से ये गया, ये सी है कंजम्पशन। तो क्या होता है, देखो अगर मान लो आपका लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे, y1 यहाँ पे, कंजम्पशन कहाँ पे? यहाँ पे है, C1 यहाँ पे। अगर आपका लेवल यहाँ आ गया इनकम का तो क्या होगा? सॉरी, y2 यहाँ पे, तो क्या होगा? कंजम्पशन यहाँ पे होगा, C2 यहाँ पे होगा, है ना। तो y1 y2 C1 C2
यानी क्या हुआ, मेरी बात समझना, C1 बाय Y1 करते हैं, C1 बाय Y1 करते हैं तो क्या आता है, APC आ जाता है। C2 बाय Y2 करते हैं तो क्या आ जाता है, APC आ जाता है, यही ना, C बाय Y। ये ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत समझने में प्लीज कमेंट करेंगे आप मुझे, हम लोग देखेंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए आप लोग लाइक और शेयर करते जाना, लाइक करोगे मुझे मोटिवेशन मिलता है, शेयर करोगे आपके दोस्त को लाभ मिलेगा, तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर से करना, जिससे कि हमारा जो ये प्रैक्टिस है, ये जो हम काम कर रहे हैं, हमको इससे ऊर्जा मिले, है ना, एनर्जी मिले हमें। ठीक है, चले आगे। देखो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया, अब है क्या, प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी, प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। ठीक है, और समझते क्या होता है, दो पार्ट है इसके, जैसे उसमें थे, एक क्या हो जाएगा APS, एक क्या हो जाएगा MPS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, APS इक्वल्स टू S बाय Y, ये क्या हो जाएगा MPS इक्वल्स टू डेल्टा S बाय डेल्टा Y। Yes, this is how the thing is. Now, चलते हैं आगे, देखो क्या है मेरी बात समझना, जैसे आपको मैंने बताया कि इनकम के हिसाब से मैंने कंजम्पशन देखा था, देखो, the next one is marginal propensity to consume। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा इसका, MPC का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा C बाय डेल्टा Y। दिस इज द फॉर्मूला, MPC का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा C बाय डेल्टा Y होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहां देखो, चेंज इन कंजम्पशन क्यों होगा, इनकम के चेंज होने से, इनकम लिखा है, कंजम्पशन लिखा है। ठीक है, अब यहां MPC, ठीक है, अब क्या देखो, जीरो है, इनकम इज जीरो, कंजम्पशन क्या है 40, इनकम क्या है 100, कंजम्पशन क्या है 120, 200, 200, 300, 280, 400, 360, 500, 440, 600, 520। तो दिस इज हाउ योर इनकम एंड कंजम्पशन इज। ठीक है, तो चेंज क्या होगा, पहला तो क्या है, चेंज क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, जीरो, अगर तुम्हारा पहला ही है, अगर है तो वहां पे चेंज क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डैश। नेक्स्ट क्या होगा, यहां देखो 40 से 120 आ गए तो 80 बाय, यहां पे क्या आ गया, 0 से 100, 100 दैट इज 0.8। नेक्स्ट क्या है देखो, 120 से 200, यहां पे क्या है 100, यानी क्या हो गया 80 टू 80 बाय 100 दैट इज 0.8, तो क्या हो जाएगा 0.8। तो ये क्या है ना, दिस, यहां तुम जब देखोगे सारे में 0.8 आएगा,
क्यों आएगा सर? बिकॉज हमारा एजम्पशन ये था कि 100 रुपए के इनकम बढ़ने से 80% कंजम्पशन इंक्रीज करता है। 100% के इनकम इंक्रीज होने से 80% कंजम्पशन इंक्रीज करता है, ये हमारा एजम्पशन ही था। ठीक है, आगे मूव करते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, अगर इसको हम ग्राफ में देखते हैं तो कैसे आएगा, देखो दिस इज योर कंजम्पशन कर्व। ठीक है, मान लो ये क्या है, y1 है, ये क्या है, कंजम्पशन 1 है, ये क्या है, y2 है, कंजम्पशन क्या है, C2 है। तो ये क्या है, देखो मेरी बात समझना, ये जो प्रोपोर्शन है चेंज इनकम के चेंज होने से, ये देखो नीचे में, दिस इज व्हाट, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में चेंज हो गया, वो ना। तो ये क्या है, डेल्टा डेल्टा C बाय डेल्टा Y, दैट इज व्हाट MPC। ये क्या है, MPC है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? ठीक है, तो क्या है, देखो पहला, द फर्स्ट वन, MPC क्या होगा? MPC क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कंज्यूम। ये क्या होगा, इसके ऊपर क्या क्या बातें होंगी? तो पहला पॉइंट क्या है, MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। MPC 0 और 1 में वेरी करता है। 0 कब होगा सर? 0 कब होगा, जब हम डेल्टा Y मतलब एक्स्ट्रा कमाए, लेकिन मेरा डेल्टा C जो है, मान लो यहां हमने 100 रुपया कमाया, लेकिन हमने यहाँ पे कंजम्पशन कुछ नहीं किया, हमने सारा का सारा 100 रुपया सेव कर लिया, तो इस केस में आपको 0 हो सकता है। MPC क्या हो सकता है, 0 हो सकता है जी। अच्छा, 1 कब होगा सर? 1 तब होगा जब MPC 1 कब होगा, जब हम इंक्रीमेंट जो होगा इनकम में, वो सारा का सारा कंजम्पशन में लगा दे। जितना मेरा इनकम में इंक्रीमेंट होगा, वो सारा का सारा हम कंजम्पशन में लगा दे, तो क्या हो जाएगा, 100% कंजम्पशन कर रही है सर, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 200 कमाए, 200 खर्च किए। ठीक है, तो MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है सर। नाउ बी नंबर, 2 नंबर, MPC of poor is higher and MPC of richer is lower। पुअर का MPC हाइयर होता है, ठीक है, एंड MPC ऑफ रिचर इज लोअर। मतलब क्या हुआ, जितना गरीब इंसान होगा उसका MPC ज्यादा होगा। आज मान लो क्या हुआ, रिक्शा वाला, मान लो मैं रिक्शा वाला बार बार कह रहा हूं, बट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 500 रुपया कमा रहा था, आज 600 कमा रहा है। 500 कमा रहा था, 500 खर्च कर रहा था, आज 600 कमाएगा, 550 खर्च करेगा। क्यों सर? मिठाई भी लेके आ जाएगा, है ना। तो क्या है, एक अमीर इंसान 1 लाख कमा रहा था, अब 2 लाख कमा रहा है, तो क्या उस रिस्पेक्ट में उसका खर्च इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा सर, उस रिस्पेक्ट में उसका खर्च इंक्रीज हो ही नहीं सकता। वाई सो? बिकॉज वो सोने का बिस्किट तो खाएगा नहीं, जिएगा तो यही। हाँ, थोड़ा हो सकता है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर जाए, बट इन प्रोपोर्शन टू इनकम वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, पुअर का MPC हाइयर होता है और रिचर का लोअर होता है। इस बात को एकदम याद रखना, एकदम ध्यान में रखना। ठीक है, चले आगे। तो MPC
MPC declines with each increment of income. ठीक है, एमपीसी डिक्लाइन करेगा, गिरेगा, डिक्रीज करेगा जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज करेगा, आपका क्या होगा, एमपीसी डिक्लाइन करेगा। क्यों करेगा सर ऐसा? क्योंकि आपके इनकम होने से उस प्रोपोर्शन में आप कंजम्पशन नहीं करते हैं, इसीलिए अमीर इंसान का एमपीसी कम होता है, गरीब इंसान का ज्यादा होता है। ये पॉइंट एकदम नोट करो, मैं कह रहा हूं ये एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा एग्जाम। ठीक है, चले आगे, चलिए सर। नाउ अब क्या है, देखो अब मेरी बात समझना। अब जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग्स फंक्शन तो दो प्रकार का है सर। तो एक को कहते हैं क्या, एपीसी एपीएस, एक को कहते हैं एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीएस क्या हो गया, क्या हो गया, एस बाय वाई। एमपीएस क्या हो गया सर, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। फिर से वही कहानी। अब हम क्या करेंगे, कंजम्पशन को हटा के सेविंग्स करना है, आओ समझते हैं। तो क्या हो गया, देखो इनकम है, सेविंग्स है, ठीक है। अब क्या है, एपीसी एपीएस है, अब क्या है, एमपीएस है, ठीक है। नाउ जीरो, सेविंग्स क्या होगा, पहले -40 होगा क्योंकि आपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन किया था, जीरो इनकम पे भी तो खाया था ना, ठीक है। 100 देन क्या हो जाएगा, -20 देन 200, जीरो सेविंग्स तो यही था ना। नाउ 300, 20, 400, 40, 500, 60, 600, 80, ठीक है सर। आगे मूव करें सर। अब क्या देखो, एपीएस क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, व्हाट इज एपीएस। तो -40 बाय 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। -20 बाय 100 क्या हो जाएगा, -0.2, -0.2। 0 by 200 that shall be 0, 20 by 300, 20 by 300, then 40 by 400, then 60 by 500, then 80 by 600। फटाफट कैलकुलेट करो, फटाफट क्या होता है, 20 by 300 करो, फटाफट क्या होगा, ऑल ऑफ यू। 0.067 ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, 0.1, ठीक है। तो इस ढंग से आप कैलकुलेट कीजिए फटाफट, नीचे भी आओ। 160 by 500, 80 by 600। सपोज करो जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था वो क्या था, इनकम है, कंजम्पशन है, ठीक है, सेविंग्स है। ये तीन बातें होती है, तुम जानते हो दैट एस इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, और यहां एस का मतलब क्या होता है, एस क्या होता है, इक्वल्स टू वाई
यानी कि y मतलब नेशनल इनकम। तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू सी प्लस एस। मतलब हमने जो इनकम कमाया उसका एक पार्ट क्या होगा, इनकम कमाया ना, एक पार्ट क्या होगा, कंजम्पशन होगा, और एक पार्ट क्या होगा, सेविंग्स होगा सर। ठीक है, तो C प्लस एस हो जाएगा, y इक्वल टू सी प्लस एस हो जाएगा सर। ठीक है, और समझते। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखना क्या था, अगर तुम इनकम 0 कमाते हो, कंजम्पशन तुम करते हो 40, तो सर क्योंकि हमारा कंजम्पशन तो होगा ही ना, एटलीस्ट कुछ तो खाओगे, है ना। आपके देश में स्कूल तो चाहिए, हॉस्पिटल तो चाहिए। तो जब तुम्हारे देश में, जब मैं देश का बात करता हूं, तो वहां पे क्या 0 इनकम पे भी आपका कंजम्पशन क्या है, 40 का है। ठीक है, तो आप कहां से लेंगे पैसा, तो पास्ट सेविंग से निकालेंगे सर, -40 है। ठीक है, जब आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आपका इनकम इंक्रीज हुआ, तो आपने कितना किया, आपने क्या किया, 120 रुपया खर्च किया। अभी भी क्या है, इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, यानी कि -20। ठीक है सर, अब क्या देखो, 200 रुपया कमाया, 200 रुपया खर्च किया, सेविंग्स क्या है, 0। आपने 300 कमाया, 280 खर्च किया, तो क्या हो जाएगा, 300 कमाया, 280 खर्च किया, तो क्या हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, 20 इज योर सेविंग्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, नाउ अब क्या है, 400 कमाए, कितना खर्च किए, 360। तो ये कहां से आ रहा है, मैंने पहले भी डेटा दिया हुआ है, अगर तुम पहले नहीं देखे तो देख लेना फर्स्ट लेक्चर। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बात समझना, क्या है कि हम इनकम कमा रहे हैं 100 रुपया करके, कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं 80 करके, यहां से 80 जा रहा है, 80 करके कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ये एजम्पशन है कि हम 80 रुपए से कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ तो यहां क्या हो गया, 40 सेव किए, अब 500 रुपए कमाए, तो क्या हुआ, 440 कंजम्पशन हुआ, 60 सेव हो गया। हमने अगर 600 रुपया कमाया, तो क्या हुआ, 520 कंज्यूम हुआ, 80 क्या हो गया, सेव हो गया। तो दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये आपका पूरा, ये क्या है, पूरा इनकम, कंजम्पशन और सेविंग्स का डेटा था, शेड्यूल था। अब हमको क्या काम है, मेरा काम ये है दिखाना आपको दैट इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशनशिप है, इनकम के साथ कंजम्पशन क्या रिलेशनशिप क्या है, सेविंग्स का हमें नहीं देखना, वी डोंट वांट टू सी द सेविंग्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझो अब क्या है। तो क्या हुआ, देखो जो इसका रिलेशनशिप देखते हैं हम, तो रिलेशनशिप जो है बिटवीन कंजम्पशन, सॉरी, इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो क्या है, देखो दो बातें हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं एपीसी, एक को कहते हैं एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक को कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक को कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो डेटा लास्ट में बनाया था हमने, वो उसका भी काम पड़ेगा, हम देखेंगे आपको क्या बताएंगे। ठीक है, ये क्या है, देखो एपीसी क्या होता है, पहले ये समझना है। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, एपीसी का फॉर्मूला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, का फॉर्मूला क्या है, सी बाय वाई है सर। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है सर, एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय द चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। ये मार्जिनल है ना, तो मार्जिनल जहां पे भी आएगा वो चेंज हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? नो, तो देखो क्या पास्ट में मैंने जो डेटा दिया था आपको, एक बार सेविंग्स को खत्म कर दो, इनकम और कंजम्पशन देखो क्या हुआ। तुम अगर देखोगे ये इनकम है और ये कंजम्पशन है, और हम ये सेविंग्स का डेटा को खत्म करते हैं, एक बार समझना बात को मिल किया, मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है,
और यहां लिखते हैं एपीसी। ठीक है, यहां लिखते हैं एपीसी। तो एपीसी क्या हो जाएगा, 40/0 कंजम्पशन बाय इनकम। तो 40/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। जब कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब क्या है, 120/100, तो 120/100 कर दो तो क्या हो जाएगा, 120/100 कर दो क्या हो जाएगा, हाँ जी बताओ, 1.2। फिर क्या हो जाएगा, 200/200 कर दो, 200/200 कर दो तो 1। देन क्या हो जाएगा, 280/300 कर दो, 280/300 कर दो। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, 360/400 कर दो। फिर क्या करना है, 440/500 कर दो। देन क्या है, 520/600 कर दो। तो दीज आर द वैल्यूज जो आपको आएंगे। जल्दी से कैलकुलेट करना कितने कितने वैल्यूज आते हैं। ठीक है, सारे वैल्यूज को पुट करना। एपीसी क्या होता है समझ में आया, C/Y। तो C ये है, Y ये है, पुट कर दो। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो क्या है, देखो ये बात समझना, तुमने क्या पाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको सारा लेक्चर्स मिल रहा है, फटाफट बैठ के पढ़ते पढ़ते जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है देखो। तो ये क्या है ना, एपीएस निकल के आ गया आपका, एपीएस निकल के आ गया। ठीक है, अब एपीएस जब निकल के आ गया है आपका, तो आप देखिए हर एपीएस क्या है, पहले से बड़ा है। जैसे जैसे आप इनकम इंक्रीज करते जा रहे हैं, हाँ, द वे यू आर इंक्रीजिंग योर इनकम, द वे यू आर इंक्रीजिंग योर इनकम, आपका सेविंग्स भी इंक्रीज होता जा रहा है, आपका सेविंग्स भी इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो ये क्या है, एपीएस आप निकाल लिए। अब एमपीएस क्या होता है सर, व्हाट इज एमपीएस, तो डेल्टा। तो पहले में तो क्या होगा ना, ये कुछ नहीं चेंज, कुछ नहीं होगा। देन क्या होगा, देखो यहां से यहां आए, -40 से 20 में आ गए, -20 में, तो क्या हो गया, 20/100 इक्वल्स टू 0.2। देन यहां क्या आ गया, -20 से 0, यहां कितना है 100, तो क्या हो गया 20/100 इक्वल्स टू 0.2। देन क्या हो जाएगा 0.2, देन क्या हो जाएगा 0.2, तो ऐसे ही चलेगा ना, 0.2 0.2। तो ये आपका 0.2 कांस्टेंट होगा सब में, है ना। ठीक है, मेरी बात समझना, एपीएस क्या हो रहा है, एपीएस जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं इनकम को, आपका एपीएस इंक्रीज करता जा रहा है। क्यों, क्योंकि आप अपना सेविंग्स को इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा। मैंने कहा ना, आप जब इनकम कमाते हैं ज्यादा, तो आप कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन में नहीं करते। तो जब प्रोपोर्शन में नहीं करते यानी सेव करते हैं, है ना, तो आप देखते हैं क्या होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं क्या कह रहा हूं, पहला क्या है, एपीएस कैन बी 0 और 1। यस, या तो तुमने जो कमाया है ना, तुम जो कमा रहे हो, इनकम तुमने कमाया इक्वल टू क्या है, सेविंग्स है। तुमने कंजम्पशन नहीं किया, हो सकता है ना ऐसा, तो तुमने कंजम्पशन नहीं किया, इनकम कमाया, सेविंग किया, तो y इक्वल टू s यानी 1 हो गया। या तुमने इनकम कमाया और तुमने सबका सब कंजम्पशन कर दिया, सेविंग्स है ही नहीं सर, सेविंग्स तो है ही नहीं, तो क्या हो गया इस केस में, इनकम इक्वल टू 0, आई मीन एपीएस इक्वल टू 0 हो गया। तो एपीएस कैन बी 0 और 1। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। नाउ अब क्या देखो, एपीएस कैन never be more than 1। APS can never be more than 1। APS कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, APS कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा सर,
अगर मानो तुमने इनकम 100 रुपया कमाया, क्या तुम 150 रुपया सेव कर सकते? क्या नहीं कर सकते सर? तो कभी भी इनकम से बड़ा सेविंग्स हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कभी नहीं हो सकता, इनकम से बड़ा तो सेविंग हो ही नहीं सकता सर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, अब क्या है एपीएस? हाँ, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे एपीएस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका कंजम्पशन का रेशियो कम होता जाएगा, आप सेव करना ज्यादा चालू कर देंगे, है ना। तो ये सब क्या है, ये इसके फीचर्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, चलें आगे। नाउ अब है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू डेल्टा सी, सॉरी डेल्टा y मतलब क्या हुआ, प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमपीएस इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई हो जाएगा सर, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई हो जाएगा सर। नाउ कैसे हो जाएगा, यहां देखो मेरी बात समझना, ठीक है, मेरी बात समझना। क्या है, इनकम है, ठीक है, देन क्या है, सेविंग्स है, ठीक है, और मैं यहां क्या लिख रहा हूं, एमपीएस लिख रहा हूं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लिख रहा हूं। तो जीरो इनकम में सेविंग्स क्या था, -40 था, ठीक है, 100 किया तो क्या हुआ था, -20, देन 200 में क्या था, 0, 300 में क्या था, 20, 400 में क्या था, 40, 500 में क्या था, 60, एंड 600 में क्या था, 80। तो दिस वेयर द इनकम एंड सेविंग, दिस वेयर द इनकम एंड सेविंग। तो एमपीएस क्या हो जाएगा, तो एमपीएस क्या हो जाएगा, देखो पहला तो क्या है नील, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, सेविंग्स नीचे आएगा तो क्या होगा, 40 -20 -40 -20, तो क्या होगा 20/100.2, ठीक है, देन यहां से आओगे 0.2, देन यहां से आओगे 0.2, तो ये क्या है ना, ये 0.2 होता जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आप डिवाइड कर देना, ये डिवाइड आप कर देना, ठीक है। चले आगे, मूविंग फॉरवर्ड, चलो जी चलते हैं आगे, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अब क्या है, देखो मेरी बात समझना, एमपीएस का क्या क्या पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ एमपीएस है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एमपीएस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, इनकम के बढ़ने से सेविंग्स बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, तुमने कंज्यूम किया होगा। तो एमपीएस में बी 0 और 1, तुमने जितना इनकम कमाया सबका सब क्या कर दिया, अच्छा जी एक मिनट, ये गलती हो गया, यहां पे मे बी 0 हो सकता है बट नॉट 1 और मोर देन 1, 1 नहीं हो सकता। तुम जो कमा रहे हो उतना तुम सेव नहीं कर सकते, खाओगे क्या, अरे एटलीस्ट ऑटोनॉमस तो होगा ना कंजम्पशन। तो सेविंग्स टोटल तुम सेविंग्स कर ही नहीं सकते, उसमें कंजम्पशन का भी पार्ट तो होगा ही होगा। तुमने जो कमाया उतना खा सकते हो, लेकिन जो तुमने कमाया वो सेव नहीं कर सकते, तुमको तो खाना ही होगा कुछ ना कुछ तो,
तो क्या हो गया, एमपीएस क्या है, वो 0 तो हो सकता है कि 1 या उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एमपीएस 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 इंक्रीजेस with increase in income। ठीक है, एमपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एमपीएस या तो नेगेटिव हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। सर तो नेगेटिव कैसे होगा, एमपीएस नेगेटिव कैसे होगा, जब तुम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहे हो, 0 था ना इनकम, तुम 40 रुपए का खा रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, तो यहाँ पे नेगेटिव 40 हुआ था। तुम 100 इनकम कमाए, तुम 120 खर्चा किए, -20। यस, ये क्या था, नेगेटिव सेविंग्स था, ये क्या था, नेगेटिव सेविंग्स था। तो ये क्या है, एमपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एमपीएस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। तो ये सब क्या है, पॉइंट से आपको नोट करने होंगे, ये सब पॉइंट नोट करो फटाफट। चले आगे, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बात है जी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कंजम्पशन में क्या अंतर है, क्या रिलेशनशिप है, ये बात समझना। तुम जानते हो y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, और सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने मैंने कहा था कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम दैट इज y होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो मेरी बात समझना, अगर मैं क्या करूं, तीनों को अगर एक कॉमन y से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग ऑल द वेरिएबल्स बाय y। ठीक है, सबको अगर हम y से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, y से अगर डिवाइड कर दी सबको तो क्या होगा सर, देखो मेरी बात समझना, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, मेरी बात समझना। अगर मैं कहूं कि 4 इक्वल टू 2 प्लस 2 लिखा जाए, ठीक है, और क्या हो, सबको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, 4 by 4 1 इक्वल टू 2 by 4 इज हाफ प्लस 2 by 4 इज हाफ। कोई अंतर आया क्या रिजल्ट में, इसका भी तो रिजल्ट 1 ही आता और इसका भी रिजल्ट 1 ही आया। तो अगर हम तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है सर, तो क्या हुआ, यहां देखो y इक्वल टू सी प्लस एस है, मैंने क्या किया, तीनों को y से डिवाइड कर दिया। आ जाओ जी, इसको क्या करेंगे, हम कट कर देंगे, तो 1 इक्वल टू सी बाई वाई क्या हो गया, एपी सी प्लस एस बाई वाई क्या हो गया, एपी एस हो गया, है ना। तो ये इक्वेशन बन गया आपका 1 इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस हो गया। नो, अब क्या मेरी बात समझना अगर मैं क्या करूं, 1 इधर ले आऊं एपीसी को, तो 1 माइनस एपीसी इक्वल टू एपीएस हो गया, ये हो गया सेकेंड वाला बात। और अगर मैं ये कर दूं 1 माइनस एपीसी एपीएस इक्वल टू एपीसी, कोई दिक्कत है क्या, आहा, ठीक है। तो ये भी एक बात हो गया, तीनों फॉर्मूला को याद कर लो, ये आपके एग्जाम में नंबरिकल्स जो आएंगे आपको तीनों में से किसी से भी आ सकता है। एपीसी एपीएस निकालना हो, एपीसी दिया हुआ हो तो क्या होगा, तो आप घुमा फिरा के एक ही चीज है, लेकिन तीनों को याद करो आप। ठीक है बच्चे, चले आगे, यस सर, चलिए सर आगे। नाउ दैट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस।
एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप है सर? एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप है सर? तो मेरी बात समझना, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, आप जानते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं चेंज इन इनकम, ये क्या हो रहा है भाई साहब, लिखने नहीं दोगे क्या? आओ, ठीक है। अगर मैं कहूं चेंज इन इनकम इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स, अगर मेरे इनकम में चेंज होगा तो मेरे कंजम्पशन में भी चेंज होगा, मेरा सेविंग्स में भी चेंज होगा, ठीक है। तो क्या हो, ये मैं देखो, मेरी बात समझना, डिवाइडिंग all the variables by डेल्टा y, सबको हम डेल्टा y से डिवाइड कर देंगे, हम सबको डेल्टा y से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा y बाय डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c बाय डेल्टा y प्लस डेल्टा s बाय डेल्टा y, ठीक है। नाउ इसे हम काट दिए, ये हो गया 1, ये हो गया 1 इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय वाई क्या हो गया, एमपीसी हो गया, प्लस ये क्या हो गया, एमपीएस हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, 1 इक्वल्स टू एमपीसी प्लस एमपीएस हो गया, ठीक है। नाउ जानते हो ना डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई एमपीएस होता है, लास्ट क्लास देखना, सब कुछ बताया है मैंने। नाउ अगर हम क्या करें, 1 माइनस एमपीसी कर दें इक्वल्स टू एमपीएस हो जाएगा, और अगर हम ऐसा कर दें 1 माइनस एमपी एस इक्वल्स टू एमपीसी हो जाएगा। तो ये तीनों ही केस में क्या हो जाएगा, ये तीनों ही केस में क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ऑल द 3 फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। लर्न क्या करना है, रिलेशनशिप से ये बना है। रिलेशनशिप जनरली नहीं आता है, बट फॉर्मूला तो आपको याद रखना होगा। हाँ जी, फॉर्मूला तो याद रखने ही होंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब है क्या, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे इसको, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं, समझते हैं क्या है बात को। तो हम कहेंगे I इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, I इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y कहेंगे, ठीक है। मेरी बात समझना क्या है, जब मैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहता हूं ना, जब मैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहता हूं तो वहां पे दो बातें हैं। एक क्या है, एक को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इंड्यूस्ड क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जहां पे हम कमाने के लिए काम करते हैं। सरकार क्या करती है, सरकार कमाने के लिए काम करती है, कई बार सरकार जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहां पे तुमको प्रॉफिट नजर आता है तुम वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, अगर तुम ब्रिजेस बनाओगे तो होगा, अगर तुम टूरिस्ट प्लेस में इन्वेस्ट करोगे, है ना, आप अगर टूरिस्ट प्लेस को आगे बढ़ाएंगे अपने देश में तो क्या होगा, वहां पे सरकार को नफा होगा, देश को नफा होगा। तो जहां प्रॉफिट कमाने वाला बात है वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जहां पे क्या है, सोशल सर्विस है, जहां पे सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है,
उसे हम कहते हैं या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं जी। ठीक है, आगे चलते हैं, बताते हैं क्या होता है इंड्यूस्ड। नई बात समझना, ये देखो इंड्यूस्ड का इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व है जी। ये देखो ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये हो गया इनकम वाई। ठीक है, ये है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड है सर। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मेरी बात समझना आप, ये जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है तो क्या है देखो। ठीक है, ये क्या होगा, आपका इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। इनकम इंक्रीज किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। इनकम आपका y से y1 हो गया, y2 हो गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, I1 से I2 हो जाएगा, I से I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, क्यों, जैसे जैसे इनकम होता जाएगा आप नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनकम होगा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनकम होगा इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट कमाना है ना, तो ऐसा जाएगा। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट कर्व है। ये एक्स बार, ये वाई बार, ये इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये इनकम। ठीक है, अब क्या देखो नो, अब क्या, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब ये ऑटोनॉमस क्या होता है सर, देखो ये गया ऐसे, दिस इज व्हाट, ये एक्स बार है, ये वाई बार है, ये इनकम है। ठीक है, ये क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये क्या होगा, इनकम के साथ साथ ये इंक्रीज नहीं करेगा, पैरेलल ही जाएगा। सरकार यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं करेगी, ये आपका इन्वेस्टमेंट पैरेलल ही जाएगा, है ना। इनकम इंक्रीज करने से सरकार और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, जितना उसको करना है उतना ही करेगी। हमें एजुकेशन में 4% इन्वेस्ट करना है, वी हैव टू इन्वेस्ट अबाउट 4% ऑफ द जीडीपी, उतना ही करना है। हमें हेल्थ में इतना करना, उतना ही करना है। सरकार अपना इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्रीज करेगी इनकम के इंक्रीज होने पे, इसीलिए ये क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। और सुनो एक बात, आप जो बनाते हैं ना वहां पीछे में एएस और एसी, आई मीन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व बनाते हैं, यहां से थोड़ा सा सुनो ना, एजिटेट हो गया तो यहाँ काटना है। ठीक है, आप जो बनाते हैं ना वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, तो वहां पे जब हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट को, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट उपयोग करते हैं, है ना। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है, यही वाला है ना। ये यहां से जाता है कंजम्पशन, ये फिर एडी होता है कर्व। ये जो कर्व है ये आपका ऑटोनॉमस में ही आता है। ठीक है, आगे चलते हैं सर, ये भी समझ में आ गया हमें। अब आगे चलते हैं, अब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा अभी, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी में, एक ऐसी सिचुएशन है सर जहां पे जितने लोग काम करना चाहते हैं और जितने लोग काम करने के लायक हैं उन सबको काम मिल रहा है ना। क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू द सिचुएशन, it refers to the situation where the people who are willing and able to work are getting the वर्क। जो काम करने के विलिंग है
और जो काम करने के एबल है उनको काम मिल रहा है, इस सिचुएशन को हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन। इसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन। लेकिन मेरी बात समझना, एक बात और है, फुल एम्प्लॉयमेंट कितना ही हो, आपकी इकोनॉमी में दो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आपकी इकोनॉमी में दो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि होना ही होना तय है। कौन कौन से होंगे? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार से होंगे। देखो, एक क्या होगा, एक को हम कहेंगे, एक को बोलेंगे हम फ्रिक्शनल, FRICTIONL, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और एक को बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं, मतलब मेरी बात समझना, कितना ही आपके इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबको काम मिल रहा है, लेकिन ये दो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो पहला क्या है? फ्रिक्शनल का मतलब ये हो गया कि आपकी इकोनॉमी में क्या है, आपकी इकोनॉमी में क्या है कि लोग काम छोड़े। ठीक है, कोई ले ऑफ किया, काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ने के बाद क्या होता है, उसको नया काम ढूंढने में 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 5 साल लग जाता है। तो एक काम को छोड़ के जब दूसरे काम में जाते हैं, उसे हम जो ले ऑफ पीरियड है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये हर इकोनॉमी में होगा, हर इकोनॉमी में होगा। तो ये क्या हो गया, आपने जॉब लीव किया और जॉब लीव करने के बाद सर्चिंग द न्यू जॉब। तो जब आप नया जॉब ढूंढते हैं उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। स्ट्रक्चरल में क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जहां पे क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे क्या होगा, आपके पास कुछ और गुण है, आप चाहते कुछ और करना है, लेकिन आपके लायक इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है। आपके पास जो स्किल है ना, वो इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है। तो यहां पे मिसमैच हो जाता है। मिसमैच ऑफ क्या हो जाता है, देखो, मिसमैच ऑफ स्किल एंड डिमांड ऑफ जॉब इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी। तो ऐसा मिसमैच जो कि आपके इकोनॉमी में क्या होता है, स्किल जो आपके पास है और जो डिमांड है उस बीच में मतभेद हो जाता है, काम नहीं चलता। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अच्छा, द लास्ट टॉपिक आ जाओ, देखते हैं, एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट एक्स एंटे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्स एंटे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो क्या है, एक्स एंटे बोलो या एक्स पोस्ट बोलो, क्या होता है, देखो ये बात समझना। एक्स एंटे का मतलब क्या हुआ, एक्स एंटे का मतलब ये हो गया, एक्स एंटे चाहते हैं, हम सेविंग्स करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विलिंगनेस टू सेव इन अ अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर हमारा देश
कितना सेविंग्स चाहता है करना, कितना हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं करना। आप जो बजट देखते हैं ना, जो जो कि आप बजट देखते हैं, जो फेब को आता है ना, फर्स्ट फेब को आता है, वो क्या है, वो एक्स एंटे है कि हम चाहते हैं कि इस ईयर में इतना इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना इतना सेव करेंगे। तो ये क्या है, विलिंगनेस है, विलिंगनेस है, ये विलिंगनेस टू सेव और इन्वेस्ट, ठीक है। विलिंगनेस टू सेव और इन्वेस्ट है क्या, एक्स एंटे। और एक्स पोस्ट क्या होता है, एक्स पोस्ट होता है एक्चुअल में, आपने जो एक्चुअल में सेविंग्स किया है, ठीक है, और इन्वेस्ट किया है, उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट। आपकी इकोनॉमी में, है ना, द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन योर इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज एक्स पोस्ट। और एक्स एंटे क्या है, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दैट द इकोनॉमी इज विलिंग टू डू इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज एक्स एंटे। तो आप लोग इसको अच्छा से समझ लीजिए, और ये वाला बात आपका एग्जाम में आने वाला है, ये नोट कर लो, इसको एग्जाम में आएगा, पक्का है, पक्का है कि ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए, और अच्छा से आप YouTube पे पढ़िए, बढ़िया से सारे लेक्चर्स हैं। आप चाहें तो आप स्किल फोरम का डाउनलोड कीजिए ऐप को, और वहां से पढ़ाई कीजिए। सिर्फ 11 रुपए में है, आपको सारे नोट्स वहां मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग इन अ छोटू सा ऐप, ठीक है। और हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अवेयर कीजिए लोगों को कि हाँ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए डेडिकेटेडली लग रहा है,